हाँ, तो देखिए देखिए जितने भी बच्चे कक्षा 8 के हैं, तो देखिए हमारा विषय है विज्ञान भारती थर्ड। तो जिसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे इकाई 7 पढ़ेंगे और जिसका नाम है जंतुओं में जनन। तो आज हम इस अध्याय को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर ये समझना है कि अगर हम बात करते हैं जनन की, जैसे कि हमारा इकाई है इसका नाम है जंतुओं में जनन। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि आखिर में जनन क्या है। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना है कि आखिर में जनन क्या है। आखिर में जनन क्या है? अगर हम जनन को देखते हैं तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, यहाँ पर दो शब्द बने हुए हैं, एक तो बना है री और दूसरा बना है प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है पुनः या बार बार। री का मतलब होता है पुनः या होता है बार बार। ठीक, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, या हम ये कह सकते हैं संख्या बढ़ाना। संख्या बढ़ाना। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें बार बार क्या होती है, संख्या बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होगा, बार बार क्या होता है, हर बार क्या होती है, संख्या बढ़ती रहती है। तो रिप्रोडक्शन में हम यही समझते हैं कि इसमें क्या है, किसी में संख्या बढ़ेगी। तो थोड़ा हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जनन जनन जाति की पॉपुलेशन यानी कि जाति की जनसंख्या को बढ़ाने में क्या होता है, ये सहायता करता है। आखिर में जनन क्या है? जनन हम ये कह सकते हैं, जनन किसी भी जाति, कोई भी जाति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कुत्ता जाति है, जैसे कि मान लीजिए कुत्ता जाति है, कुत्ता प्रजाति हुई। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, मानव, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हम यहाँ कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है वो किसी भी, चाहे कुत्ता, भेड़, बिल्ली, कुछ भी हो, इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में क्या करता है, ये क्या करता है, ये इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, यानी उसकी बढ़ाने में क्या करता है, सहायता। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव की क्या है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। रिप्रोडक्शन क्या होगी, जनसंख्या बार बार बढ़ती जाती है। ठीक, तो थोड़ा हम ये समझ सकते हैं। अब हम देखिए आगे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अर्थात। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हो तो हम ये कह सकते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, सभी सजीव क्या होते हैं, अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसे देखिए, ये क्या है, एक डॉग प्रजाति। ठीक, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं जनन के द्वारा क्या होती है, ये इसमें अपने ही समान संख्या बढ़ाएगी। ठीक, बिल्कुल इनकी शक्ल देखिए, बिल्कुल इन्हीं की तरह है। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं ये क्या है, एक कुत्ता प्रजाति है। क्या है ये, कुत्ता प्रजाति। ठीक, कुत्ता प्रजाति है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे देखिए हैन, हैन को देखिए। हैन का जब हम बात करते हैं तो हैन में क्या है, इसमें भी जनन के दरम्यान हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हैन को अगर देखते हैं तो हैन ने देखो क्या दिया, अंडा। अंडे के साथ में क्या हुई, हैचिंग। हैचिंग से करने के बाद हमें यहाँ पर चिक दिख रहा है, चूजा दिख रहा है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इसकी बिल्कुल, अब जब बड़ा हो जाए तो बिल्कुल हूबहू इसकी तरह दिखने लगेगा, यानी मुर्गी की तरह। तो इसमें कोई भी जाति होती है वो बिल्कुल अपने ही समान है। ठीक है, जैसे बकरी की बात करते हैं तो बकरी बिल्कुल अपने ही समान बच्चों को जन्म देगी, मेमने को। ठीक है, भैंस अपने ही समान, अपने ही समान बच्चे को जन्म दे दिया। गाय बिल्कुल अपने ही समान बच्चों को। इंसान बिल्कुल अपने ही समान को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जाति हो सकती है, वो जाति क्या है, रिप्रोडक्शन के दरमियान यानी कि जनन के दरमियान में वो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अर्थात जितने भी पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं, ठीक, जितने भी पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं सबके अंदर पाई जाने वाली क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सजीव प्राणी नहीं है जिसके अंदर में जनन वाली क्षमता न पाई जाती हो। यानी कि जनन प्रक्रिया जो है हर सजीव में हो जाए, यानी कि सजीवों का क्या है, ये मुख्य लक्षण है जिसमें अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को हम जनन कहते हैं।
पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर में जनन न पाया जाता हो, ठीक है। जनन के दरमियान वो बिल्कुल अपने ही जैसे समान बिल्कुल जीवों को क्या करता है, वो जन्म देता है। अब हम यहाँ पर ये समझना है कि आखिर में अगर हम जनन की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है देखिए अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक। अब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, अ का मतलब होता है नहीं और लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल। लैंगिक का मतलब होता है नर और मादा, ठीक, नर और मादा। तो यहाँ पर अलैंगिक एक ऐसा जनन है जिसमें नर और मादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नर और मादा नहीं होंगे, तो यहाँ पर नर और मादा नहीं होंगे, ठीक। तो देखिए यह केवल एक जनक द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक अमीबा है, ठीक। अमीबा में धीमे 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 अलैंगिक जनन होगा तो एक से अमीबा के दो बन जाएंगे, ठीक। एक से क्या बन जाएंगे, दो। तो यहाँ पर चीज मेरे पास एक ही है, जनक क्या है, एक। जनक क्या है, एक। हम अभी आगे आपको सब कुछ बताएंगे, जनक क्या है यहाँ पर, एक। अब लैंगिक जनन क्या होते, इसमें दो जनक अर्थात नर तथा मादा दो क्या है इसमें बहुत जरूरी है, यानी कि इसमें दो जनक होने चाहिए अर्थात नर तथा मादा के द्वारा होने वाली ये प्रक्रिया है। इसमें एक तो मादा होगा और दूसरा क्या हुआ, नर। तो हम इसे कह सकते हैं मादा और हम इसे कह सकते हैं नर। कोई भी देख लीजिए, नर और अगर मादा है तो इनके बीच में ही क्या होगा, हमें आपस में रिलेशन होता है अर्थात मिलन होता है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही है, एक से ही दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर संख्या कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर दो लोग होंगे तब संख्या आगे जाकर के बढ़ेगी। तो देखिए जंतुओं में यहाँ पर किसी प्रकार के कोई प्रजनन अंग नहीं बन रहे। अगर हम अलैंगिक की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई प्रजनन अंग नहीं मिलते, बल्कि हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए हम एक एक्टिविटी को थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है हमारी पास, एससीईआरटी के बुक्स में एक एक्टिविटी दे रखी है। अब हम हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा, आखिर में हाइड्रा की संख्या कैसे बढ़ेगी। तो देखिए हाइड्रा में जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब होता है बर्डिंग। अब ये है देखिए हाइड्रा, इसे देखिए हाइड्रा, ये है हमारे पास क्या, हाइड्रा। ये हाइड्रा का चित्र है, सब देखिए, ठीक। अब जिसमें देखो क्या करें, अगर हम किसी हाइड्रा को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमें उसमें कई उभार दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रा एक जलीय जीव है। हाइड्रा क्या है, जलीय, ये जल में पाया जाता है। अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी देखें तो उसमें देखो हमें उभार दिखाई देंगे, दिख रहे हैं आपको, ये देखो इसे उभार है, ये देखो उभार फुंसी जैसे, ठीक। जैसे हमारा शरीर होता है तो हमारे शरीर पे क्या होता है, कभी कभी फुंसी निकल आती है, वो धीमे धीमे फुंसी बड़ी हो जाती है, फोड़ा बन जाती है, तो इसे कहते हैं उभार। तो ऐसे ही हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में ये देखो उभार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उभार होता है, इस उभार को ही हम कहते हैं मुकुल। इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल, आगे हम बताएंगे। तो इसी से धीमे धीमे हाइड्रा बन जाएगा। यह क्या है, यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। देखिए आगे देखिए, चित्र समझिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये है मेरे पास एक हाइड्रा, ये देखिए हाइड्रा है, ये है हाइड्रा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हाइड्रा में एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे हम मुकुल कहते हैं। छोटा सा उभार देखिए, ये निकल आया, ये निकल आया छोटा सा उभार, ठीक। ये है छोटा सा उभार। उभार का मतलब उभरा हुआ, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में हम इसे कहेंगे मुकुल, ठीक। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बड। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, बड, या आप ऐसे समझ लो फुंसी निकल आई, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, धीरे धीरे विकसित होने लगता है। अब ये धीमे धीमे क्या है, फुंसी बड़ी हो गई, देखो इतनी बड़ी हो गई, ठीक। इसी के साथ लगी हुई है बट ये बड़ी हो गई। अब यह काफी और बड़ी हो जाती है और पुत्री हाइड्रा में विकसित हो जाती है। अब ये और बड़ी हो गई, ये देखिए अब और बड़ी, मतलब जैसा ये हाइड्रा था बिल्कुल हाइड्रा जैसा ही मुझे दिखने लगा, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये था, अब एक से ही दूसरा बन गया, ये बन गया दूसरा, ठीक, ये बन गया दूसरा। अब जैसे ये पूरा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तैसे इससे क्या होगा, डिटेच, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये देखिए जब यह परिपक्व, परिपक्व का मतलब है कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। परिपक्व हो जाता है तो जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है, इसे कहता हूं जनक। जनक का मतलब पेरेंटल, ठीक, जनक। ये क्या है मेरे पास, जनक। जनक उससे कहते हैं जिससे कोई चीज बन रही है, इसे हम कहेंगे जनक। ये है जनक, इसे कहेंगे हम जनक, ठीक। तो यहाँ पर कितने जनक हैं, एक जनक है, ठीक है। तो एक जनक से ही एक दूसरा बन गया, ठीक है। इसी से ही फुंसी के रूप में दूसरा बन के ये देखो अलग हो गया, यहाँ से क्या हो जाता है, अलग।
अलग होकर के अब ये अपना जीवन यहाँ पर करने लगेगा, अर्थात ये भी इसी की तरह काम करने लगेगा। अब इसमें भी आगे जाकर के एक फुंसी निकल आएगी, फिर इससे और बड़ा हो जाएगा, फिर उससे और अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गई, तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब है किसमें हमें केवल एक ही जनक होता है, ठीक। एक जनक से क्या है, दो बनेगी। जैसे मान लीजिए गन्ना देखा हमने, गन्ना देख, किसी गन्ने को ले लो मोटे को, तो हम गन्ने को क्या करते हैं, एक गन्ना है मेरे पास, उस गन्ने को हम कई पार्ट में काट देंगे। तो धीमे धीमे है, मान लीजिए एक मेरे पास ये गन्ना है, ये गन्ना है मेरे पास बड़ा, इस गन्ने को आप यहाँ से तीन जगह काट के आप गाड़ दीजिए, तो चार भाग इसके कर देंगे, चारों भाग को आप जमीन में गाड़ देंगे, तो चारों से चार पेड़ बन जाएंगे। तो मेरे पास गन्ना एक ही था, उस एक ही गन्ने से मैंने चार गन्ने के पेड़ बना दिए, तो इसे कहते हैं अलैंगिक। इसमें केवल एक ही है, ठीक है। तो यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अमीबा की। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अमीबा में जनन द्वि विखंडन द्वारा होता है। द्वि विखंडन का मतलब होता है बाइनरी फिजन। द्वि का मतलब दो, दो विखंडन का मतलब बिखरना। इसमें एक से बिखर करके दो बन जाएंगे, यानी एक है, एक टूट करके, मतलब एक में इस प्रकार के काम होगा कि एक से ही दो बन जाएंगे, यानी कि द्वि विखंडन कहते हैं उसे, ठीक, बाइनरी फिजन। तो अमीबा को आप गौर से देखिए, अमीबा की कोई शरीर की संरचना जो है फिक्स नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए अमीबा के शरीर की कोई भी संरचना जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक, बिल्कुल भी फिक्स नहीं। तो इसे हम कहते हैं अनियमित आकार। जिसका आकार निश्चित न हो उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों अनियमित आकार। तो इसका आकार कैसा है, अनियमित, अर्थात निश्चित नहीं है। अब हम देखेंगे आगे। अब मान लीजिए मेरे पास ये है अमीबा। अब अमीबा अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा, तो जिससे कोई जीव अपनी संख्या बढ़ाता है उसे कहते हैं जनन। तो जनन क्या है, जनन वह होता है जिसमें कोई सजीव अपनी संख्या बढ़ाता है, या जनन क्या है, उस जीव की संख्या बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता, सहायता करता। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये है मेरे पास एक अमीबा, ये अमीबा, ठीक, ये है मेरे पास एक अमीबा, ठीक, ये है हमारे पास एक अमीबा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले अमीबा में केंद्रक का विभाजन होता है, जिसे हम केंद्रक विभाजन कहते हैं। अब ये है अमीबा, अमीबा के अंदर ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं केंद्रक। केंद्र ये मोटा मुख्य, ठीक, ये कोशिका का क्या है, मुख्य बिंदु है, ठीक। तो सबसे पहले इस केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक दो भागों में बंटता है तो हम उसे कहते हैं केंद्रक विभाजन। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास जो केंद्रक था, अब ये दो भागों में बट गया, ये देखिए, ये देख बट गया, ठीक, ये देखिए बट गया, ठीक। अब यहाँ से अलग, यानी पहले लंबा हो, लंबा से अब आगे आगे बटने लगा, तो इसे हम कहते हैं केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन के पश्चात अमीबा की कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब ये है अमीबा, तो अमीबा के अंदर ये देखिए चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है, इसे कहते हैं हम कोशिका द्रव्य, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जैसे ये है कोशिका द्रव्य। तो पहले केंद्रक बट गया, अब केंद्रक बट गए, ये देखो केंद्रक अलग हो गया, ये अलग हो, दो केंद्रक बन गए। पहले केंद्रक एक था, एक से देखिए दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक तो मेरे पास ये बन गया, एक केंद्रक ये बन गया, और एक केंद्रक ये बन गया, ठीक, ये बन गया। अब देखिए हम क्या करना है यहाँ पर, अब केंद्र के बाद अब इसके अंदर जो भरा हुआ ये पदार्थ देख रहा है आपको, ये नीला नीला, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो हम उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य विभाजन जैसे हो जाएगा, तैसे देखिए यहाँ से अलग हो गया, तैसे एक अमीबा ये मिल गया, एक अमीबा, यानी कि मेरे पास एक था, एक क्या था मेरे पास, जनक, जनक मेरे पास एक था। अब एक जनक से हमें दो मिल गए, यानी एक से दो बन गए, तो ये एक जनक मुख्य है। अब इससे ये इसकी क्या बनेगी, संतान, संतान ऑफस्प्रिंग, अर्थात ये क्या बनेगी, पुत्री कोशिका, ठीक है। तो देखिए, और फिर दोनों संतत अमीबा, संतत का मतलब होता है बच्चे, यानी छोटे छोटे बिल्कुल बेबी, संतत अमीबा कोशिका अलग होकर के अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब ये छोटे छोटे तो बन गए, अब ये इतने बड़े हो गए, मतलब परिपक्व हो गए, परिपक्व मतलब पूर्ण विकसित हो गए। अब ये पानी में इधर उधर क्या है, जाते रहेंगे, अब ये भी अपना जीवन को बसर करेंगे, ठीक, ऐसे करके। अब देखिए बात करें प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम की देखिए, पहली बात तो ये कि प्लाज्मोडियम की वैज्ञानिकों को अभी तक कोई अच्छी तरीका से इसकी संरचना ज्ञात नहीं हो पाई है।
ये चित्र तो हमने गूगल से निकाल करके लगा दिया यहाँ पर, बट इसकी कोई अच्छी तरह से अभी संरचना ज्ञात नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम बहुत छोटा जीव है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ जीव जैसे कि मलेरिया परजीवी, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मलेरिया पर परजीवी होते हैं। मलेरिया परजीवी कौन से जीव हैं? जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है और वो मच्छर हमें काट लेगा, तो जैसे ही मच्छर ने हमें काटा तो उसे आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है, ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर में आप ये समझ लीजिए जो खून है, रक्त है, उस रक्त में क्या हुआ? प्लाज्मोडियम चला गया। और जैसे ही वो प्लाज्मोडियम जाएगा, तैसे ही वो प्लाज्मोडियम क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अमीबा ने अपनी संख्या बढ़ाई, तो अमीबा एक से कितने बन गए? 2, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं था, 1 से 2। बट यहाँ पर प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे रक्त में पहुंचा, तैसे ही वहां पर 1 से 2 नहीं बनाता है, वो बहुत बनाता है, ठीक, बहुत 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 बनाता है, ठीक, ऐसे करके। यहाँ 1 से 2 नहीं बनेंगे। ये है मेरे पास प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ने क्या किया? प्लाज्मोडियम ने ब्लड के अंदर अपनी संख्या बढ़ा दी, 1 से एकदम डायरेक्ट कितने बना देगा? 50 बना देगा, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बहुविभाजन। अमीबा में 1 से 2 बनने थे, इसलिए हमने उसे क्या किया? द्विविभाजन या द्विविखंडन, ठीक। अब यहाँ पर प्लाज्मोडियम 1 से 2 नहीं बनने, प्लाज्मोडियम 1 से बहुत बनने हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास ब्लड है, ब्लड की रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये है देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इस रेड ब्लड सेल्स में देखिए, ये है प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम। ये सारी चीज क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये देखिए प्लाज्मोडियम दिखाई दे रहा है आपको, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ने क्या किया? जैसे प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी के अंदर में पहुंचा, खून में पहुंचा, वो अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें बुखार आने लगता है, हमें ठंड लगने लगती है। जब हम लैब में जाके चेक कराते हैं, तब हमें वहां पर पता चलता है कि हमारे जो शरीर में मलेरिया का परजीवी पहुंच गया, अर्थात प्लाज्मोडियम चला गया, ठीक। तो प्लाज्मोडियम में विभाजन हो रहा है, प्लाज्मोडियम भी अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कैसे? अलैंगिक जनन से, ठीक। तो एक ही है मेरे पास प्लाज्मोडियम, मानी एक प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम से हमारे ब्लड के अंदर बहुत प्लाज्मोडियम बन गए एक बार में। अब इतना से कितनी बनाएगा? मान लीजिए एक प्लाज्मोडियम से 50 उसने प्लाज्मोडियम बना दिए, अब 50 से कितने बनाएगा? अब 50 से बात करेंगे तो 2000 से ऊपर बना देंगे वो। तो संख्या बढ़ती, बहुत तेजी से संख्या बढ़ने लगती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ये देखिए इसकी संख्या बढ़ी हुई है प्लाज्मोडियम में। ये आपके रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो दिख रही हैं हमारे ब्लड के अंदर में, लाल रक्त कणिकाएं जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं सिक्की टाइप के, ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, प्लाज्मोडियम के अंदर में हमें क्या मिल रहा है? बहुविभाजन। बहु का मतलब बहुत, विभाजन हो रहा है बट बहुत हो रहा है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा होती है तो इस अवस्था को हम साइजोगोनी कहते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास ब्लड है, ब्लड में इसकी बहुत सारी क्या है? बहुत सारी इसकी संख्या होगी। तो जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसे साइजोगोनी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बनने वाली जो सेल्स है, ये देखो सेल्स है, ये देखो सेल्स है, इसमें एक सेल्स को हम क्या कहेंगे? मीरोजोट सेल्स, ठीक। इस हम एक को क्या कहेंगे? मीरोजोट सेल्स। अब देखिए लैंगिक जनन की बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो देखिए यह दो जनक प्रक्रिया है। दो जनक का मतलब मैंने पहले बताया, लैंगिक जनन वो होता है इसमें दो की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास नर और ये है मेरे पास मादा, दो होंगे, ठीक। दो होंगे तब संतान बनेगी। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास क्या? फीमेल, ठीक। ये है मेरे पास क्या? फीमेल। फीमेल, फीमेल का मतलब होता है मादा, इसे हम कहते हैं हिंदी मादा। और ये है मेरे पास नर। तो यहां पर हम दोनों की बात करते हैं, तब कहीं जाकर के हमें क्या मिलेगा? इन दोनों के मिलन से हमें क्या मिलेगा जाकर के? इन दोनों के मिलन से हमें क्या मिलेगा जाकर के? बेबी, बेबी, ठीक, बेबी, ठीक, बच्चा मिलेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग, इसे हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग, ठीक, संतत, ठीक। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल वो होता है जिसमें नर और मादा दोनों क्या है? अनिवार्य है। भाई नर और मादा नहीं होंगे तो क्या है? लैंगिक जनन नहीं होगा। तो लैंगिक जनन के लिए हमें इतनी बात समझना है कि नर और मादा होना क्या है? बहुत जरूरी है। देखिए अधिकांश जंतु, जैसे हम बात करते हैं मछली की, जैसे मछली है, जैसे कि मेंढक है, जैसे कि गाय है, जैसे कि बकरी है, ठीक, जैसे कि मनुष्य, ये सब क्या है?
इस आदमी इस समय नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। मछली की अगर बात करते हैं तो मछली में भी देखिए हमें नर मिलेगा अलग और मादा मिलेगी अलग, ठीक। अब मान लीजिए डॉग की बात करते हैं, डॉग में मान लीजिए मेरे पास एक नर है, ठीक, और एक की मैं बात करता हूं तो एक क्या है मेरे पास, मादा, ठीक। जब नर है और मादा है, अगर नर और मादा है तो हमें यहां पर देखने के लिए क्या मिल जाएगा, संतत, ठीक। संतत, संतत का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग, ठीक। तो हमें यहां पर एक नर होगा एक मादा, तो मान लीजिए एक होगा हमारे पास नर मनुष्य और एक है क्या, मादा, ठीक। तब हमें जाकर के आगे देखने के लिए क्या मिलेगा, बच्चे, ठीक। तब हमें आगे जाकर क्या मिलेगा, तो हम इसकी बात करते हो तो इसके पास नर जननांग मिलेंगे और इसके पास मिलेंगे मादा जननांग। मादा जननांग का मतलब मादा जनन अंग। तो इसलिए इसके पास नर के हैं जननांग, इसके पास मादा के, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये क्या होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं, ठीक। तो हम इन्हें कहते हैं एक लिंगी जंतु। उसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जंतु भी पाए जाते हैं जिसमें नर और मादा जननांग होते हैं, ऐसा जीव भी है। तो इस जीव की बात करें, इसके अंदर नर और मादा दोनों अंग मिलते हैं। तो ऐसा जीव की अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर में मुझे नर भी मिल रहा है और मादा के भी लक्षण बने, तो हम उसे कहते हैं द्विलिंगी, ठीक। तो हम उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी, ठीक। द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक, या हम इसे कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक, एक ही बात है। तो बाइसेक्सुअल जंतु, बाइसेक्सुअल जंतु कौन से होते हैं, जैसे केंचुआ है और जंक है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दोनों लक्षण इनकी एक ही है, जीव मेरे पास एक ही है, केंचुआ एक ही है, बट यहाँ पर इस सेगमेंट में इस वाले हिस्से में नर वाले लक्षण होंगे और हो सकता है यहाँ पर मादा होंगे, ठीक, मादा, ठीक। इसी प्रकार से जौ को मात करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ती आगे। अब खासतौर से हम बात करते हैं मानव की, तो मानव के जननांग की बात करते हैं। तो मानव के अगर जननांग की बात करते हैं तो मानव में देखिए एक तो होते हैं नर जननांग, नर जननांग किसके पास मिलेंगे, किसके पास मिलेंगे, नर के पास में, और एक होते हैं मादा जननांग, ठीक। मादा जननांग किसके पास मिलेंगे, मादा के पास में। तो इसलिए तो हम इसे एक लिंगी कहते हैं, नर है तो क्या है, एक लिंगी है, मादा है तो एक लिंगी है। तो हम यहाँ पर नर की बात करें तो अब यहाँ पर देखिए मानव में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। वृषण, वृषण देखिए ये होते हैं, ठीक, इसे हम कहते हैं वृषण, इस संरचना को हम कहते हैं वृषण। ये आपकी किताब के अंदर में चित्र दिया गया है, वो आपकी किताब से चित्र लिया गया है, ठीक है। तो मानव पहली बात करते हैं तो एक तो यानी कि एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। तो वृषण एक जोड़ी होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो स्त्रियों में हम बात करते हैं तो जैसे नाभि होती है, हमारा पेट, पेट में नाभि है, नाभि के नीचे हम देखते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेंगे देखने के लिए, स्त्रियों में मादा जनन अंग मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए नर जनन अंग, अगर हम नर जनन अंग की बात करते हैं, देखिए वृषण मिलते हैं, वृषण हमें कितने मिले, एक जोड़ी। तो देखिए इन वृषण से जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये मेरे पास शुक्राणु, यहाँ पर शुक्राणु, तो इसके साथ में जुड़ी हुई ये देखो ये नलिका जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु नलिका। तो यहाँ पर जितने भी शुक्राणु बने हैं वो इस नलिका के माध्यम से यहाँ पर जाते हैं और शिश्न के माध्यम से वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो यही देखो हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। इस प्रकार से वो शिश्न के माध्यम से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं, ये एक कोश की अर्थात सूक्ष्म संरचना है। शुक्राणु की अगर हम बात करते हैं, शुक्राणु की, ठीक है, तो शुक्राणु की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं शुक्राणु लाखों की संख्या में निकलते हैं। शुक्राणु कैसे निकलते हैं, लाखों की संख्या में, ठीक है। शुक्राणु कैसे निकलते हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु लाखों की संख्या में निकलते हैं, ठीक है। और ये एक कोश की संरचना है, एक कोश की संरचना से मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो सेंस किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। अब मादा जनन, इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अब पीछे चित्र में देखिए, आप अपनी किताब के चित्र को देखिए,
अब इसमें कहा है एक जोड़ा अंडाशय। देखिए ये है अंडाशय, ये इस संरचना को देखो से ये अंडाशय और ये है अंडाशय। तो एक और एक कितने हुए? दो। तो अंडाशय की संख्या कितनी है स्त्रियों में? दो। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और एक जोड़ी क्या है? अंडवाहिनी। ये देखिए यहाँ से अंडा जा रहा है तो हम इसे कहते हैं अंडवाहिनी, वाहिनी। ठीक, लैंगिक, इसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी। उसके अलावा स्त्रियों में क्या होता है? एक गर्भ होता है। तो एक क्या होता है? गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। तो एक गर्भाशय मिलता है जिसके अंदर में क्या होता है? बेबी का जो छोटा सा भ्रूण होता है, भ्रूण का क्या होता है? यहाँ पर पालन पोषण होता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर केवल अंडाणु मिलेगा। ठीक, तो वहां पर क्या है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अंडाणु भी एक कोश की संरचना है। अंडाणु का मतलब होता है ओवम, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? ओवम। तो यहाँ पर ओवम का निर्माण होता है। तो ओवम भी देखिए बहुत छोटे होते हैं, ये भी एक कोश की संरचना है। ठीक है, ये भी क्या है? एक कोश की संरचना है। अब देखिए आगे। अब देखिए अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर के अंडाणु से संलयन हो जाता है। तो अंडवाहिनी की बात करते हैं, ये है देखिए हमारे पास ये अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी देखिए ये है, ये इस अंडवाहिनी में यहाँ पर देखिए जैसे ये है मेरे पास अंडाशय स्त्रियों का। ठीक है, ये है अंडाशय। तो अंडाशय से क्या हुआ? यहाँ से अंडाणु बने, ये देखो अंडाणु बने। तो ये अंडाणु देखिए यहाँ पहुंच गया इस जगह पर। ठीक, और हमारा स्पर्म कहाँ से आ गया? हमारा स्पर्म क्या होता है? हमारा स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। शुक्राणु हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये है अंडाणु और अंडाणु के पास में क्या आ गया? शुक्राणु। ठीक, तो शुक्राणु आ जाता है तो ये देखो लिखा है अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर के। तो ये है अंडवाहिनी, इसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में शुक्राणु आ गया और आकर के क्या हुआ? अंडाणु से, ये इसे कहते हैं अंडाणु। ये पूरी संरचना गोल गोल दिखाई, इसे कहते हैं अंडाणु। और ये दो आपको दिखाई दे रहे, ये है शुक्राणु। ये देखो ये है क्या है? शुक्राणु है। ये मैंने देखो संरचना अलग से बना दिया आपको, इसे कहते हैं शुक्राणु। ठीक, इसे कहते हैं शुक्राणु, ऐसे शुक्राणु। ठीक है, और गोल गोल क्या है मेरे पास? अंडाणु। तो शुक्राणु क्या हो गए? इस शुक्राणु जो है वो इस अंडाणु के पास में आ जाएंगे इससे मिलने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब ये दोनों आकर के मिल जाएंगे तो निषेचन कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये है अंडाणु, अब आकर के यहाँ पर कोई शुक्राणु आकर के इससे जुड़ गया। तो शुक्राणु और अंडाणु को आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन। तो अब निषेचन कहाँ हो रहा है? अंडवाहिनी में। ये देखिए स्त्रियों की अंडवाहिनी के अंदर हो रहा निषेचन, यहाँ हो रहा निषेचन। ठीक, निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रूपित हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पर क्या, ये जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे ही जुड़ करके यहाँ पर क्या होगा? अब ये धीमे धीमे गति करके यहाँ पर आ गया अंडवाहिनी, फिर ये यहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए इस जगह पर आ गया। इस जगह पर आकर के देखिए इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है और यहाँ पर आकर के उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। अब जब यहाँ आएगा तो मोरूला बन जाएगा। मोरूला हम उसे कहते हैं जहाँ पर 16 से ज्यादा उसकी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, अब मोरूला के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आकर चिपक जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब ये यहाँ गर्भाशय के इस जगह पर आकर के चिपक जाएगा अच्छी तरह से यहाँ। और जैसे यहाँ पर चिपका तैसे धीमे 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 बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब ये भ्रूण में तबलिप्त हो जाएगा, फिर धीमे 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 यहाँ पर क्या, एक बच्चे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उस चीज को समझते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला देखिए टॉपिक दिया गया हमारा निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन के बारे में देखो हमने अभी बताया था कि जब कोई शुक्राणु किसी अंडाणु के साथ में आकर के जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? निषेचन। तो देखिए निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई नर युग्मक मतलब मेल गैमेट या स्पर्म, एक ही बात है, किसी मादा युग्मक फीमेल गैमेट या ओवम के साथ संलयन हो जाता, संलयन में जुड़ना। तो ये आपको जो लाल लाल दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं अंडाणु। इसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु। अंडाणु का मतलब होता है ओवम, ओवम का मतलब फीमेल गैमेट। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये संरचना, ये क्या है हमारे पास? शुक्राणु। ठीक, तो जब ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, जुड़ना ही क्या कहलाएगा मेरा? निषेचन। अब देखिए निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, निषेचन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है देखिए बाह्य निषेचन और दूसरा है हमारे पास आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो ऐसा निषेचन
एक्स्ट्रा निषेचन जो शरीर के बाहर हो रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसा निषेचन, ये है मेरे पास अंडाणु और ये है शुक्राणु, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? शरीर के बाहर, यानी कि आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर, आउटसाइड बॉडी, ठीक, शरीर के बाहर, ठीक। अभी मैं बताऊंगा, अभी आपके समझ में आएगा बाहर निषेचन क्या होता है। और इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, अर्थात कोई ओवम है और कोई शुक्राणु है, वो किसी के शरीर के अंदर ही जुड़ेगा, ठीक। तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। देखिए अब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए बाह्य निषेचन, सबसे पहले बाह्य निषेचन को हम समझते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो देखिए जब निषेचन की क्रिया किसी जीव के शरीर के अंदर न होकर, ठीक, अंदर नहीं होगी, बाहर हो, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। अर्थात यहाँ पर देखो मछली दिख रही है आपको, ये देखिए मछली ये है, एक मछली ये है, ठीक। अभी देखिए अर्थात जीव इस प्रक्रिया में शुक्राणु तथा अंडाणु को जल में विसर्जित करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक। अब यहां पर समझिए, मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर में मछली है, ठीक। तो एक मछली की बात करते तो ये है मेरे पास नर मछली, इसे हम कहेंगे नर मछली, और इसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों मादा मछली, मादा मछली, ठीक। अब नर मछली का क्या काम है? ये नर मछली पानी के अंदर में क्या करेगी, यहाँ से शुक्राणु को रिलीज कर देगी, पानी के अंदर क्या करेगी, शुक्राणु छोड़ देगी पानी में। ये सब पानी भरा हुआ, पानी में इसने शुक्राणु को छोड़ दिया, ये देखो छोड़ गई। और ये है मादा मछली। तो ये मछली जैसे दोनों पास पास आ जाएंगे, तो ये मछली क्या करेगी, ये मछली पानी के अंदर में क्या छोड़ देगी, अपने अंडाणु को। तो इसने अंडाणु छोड़ी। अब ये देखिए अंडाणु, यहाँ पर देखो अंडाणु, ये देखो बहुत सारे अंडाणु हैं। अब इसी ने छोड़ दिया क्या, स्पर्म, और इसने क्या छोड़ दिया, स्पर्म, इसने छोड़ दिया क्या, स्पर्म, ये है स्पर्म, ठीक। अब ये स्पर्म पानी में, यानी कि शरीर से इन्होंने छोड़ दिया, अब ये पानी में जाकर के ये कहीं पर भी एक कोई अंडाणु और इसके साथ में कोई स्पर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, ये शुक्राणु इस अंडाणु से कहाँ पर मिल रहे हैं, पानी में, अर्थात शरीर के अंदर नहीं मिल रहे, पानी में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब पानी में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, शरीर के बाहर मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। ये किस में मिले, ये हमें मेढक में मिलता है देखने के लिए, हमें मछलियों में मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें हम कहते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी जीव उन्हें कहते हैं जिन जीव के अंदर में कशेरुका नहीं पाई जाती, यानी कि मेरुदंड नहीं पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं। तो ये देखो दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ओवम और इस शुक्राणु, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु कहाँ पर मिल रहे हैं, शरीर से बाहर, ठीक, पानी में मिल रहे हैं, ठीक, जल में मिल रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन देखिए हम उसे कहते हैं, आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए जब निषेचन की क्रिया किसी जीव के शरीर के अंदर हो, वहां पर क्या हो रहा था, शरीर के अंदर नहीं हो रहा था, यहां पर शरीर के अंदर होगा, ठीक। अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु किसी जीव के शरीर के अंदर मिलते हैं, संलयन होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मुर्गी है, तो मुर्गी के अंदर हम बात करते हैं, तो मुर्गी के अंदर ही क्या है कि हमें शुक्राणु को क्या करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। तो जैसे ही शुक्राणु इसके शरीर के अंदर में प्रवेश हो जाएंगे, तो इसने क्या है, अंडाणु बनाए। तो इस अंडाणु से आकर के शुक्राणु इसके शरीर के अंदर चिपक रहा है, ठीक है। तब हम उसे कहते हैं आंतरिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तब हम उसे क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मान लीजिए बकरी, ठीक, तो आंतरिक निषेचन हो रहा है, तो इसलिए बकरी के पेट में क्या होगा, बकरी के पेट में बच्चा बनता है। तो इस वजह से बकरी क्या है, बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि मानव, जैसे दे दे गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, कुत्ता, मानव आदि, इन सब में हम बात करते हैं। तो मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन। अब भ्रूण का प्रवर्धन, अब हम देखते हैं भ्रूण। अब जो मानव है उस मानव के भ्रूण का परिवर्तन समझेंगे, जैसा कि हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए भ्रूण का परिवर्तन समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास लाल लाल क्या है, हमारे पास अंडाणु, और ये है हमारे पास क्या, शुक्राणु।
तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो ऐसी संरचना बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी संरचना बन जाएगी, ठीक है, ऐसी। तो इसे हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज यानी कि जाइगोट। ठीक, अब जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से क्या बन जाएंगे, चार कोशिका बन जाएंगी यहाँ से, चार, जैसे कि ये बन गई। ठीक, जाइगोट के बाद फिर अगली स्टेज ऐसी आ जाएगी, फिर उसके बाद ये बन जाएगा, इसके बाद फिर ये बन जाएगा, इसके बाद फिर ये भ्रूण का विकास होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। अब ये युग्मनज बन गया, अब इस युग्मनज का देखिए विकास होने लगा, धीमे 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 कोशिका बनाने लगी। ठीक है, कोशिका विभाजित होने लगती है, धीमे धीमे कोई विभाजित मतलब बहुत ज्यादा बनने लगती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बन गया, भ्रूण। तो देखिए भ्रूण की अवस्था में शिशु का सिर, भ्रूण जैसे बनेगा तो ये देखिए शिशु का सिर, पैर, तो शिशु के ये देखो पैर, ये देखो शिशु की नाक, तो ये देखिए शिशु की देखिए नाक दिख रही है, शिशु की आंख, तो ये देखिए शिशु की ये देखियो आंख दिख रही है, आदि कुछ अंग विकसित होते हैं। अगर इतने अंग भ्रूण में बन गए तो हम ये कह सकते हैं अब वो भ्रूण बन चुका है। ठीक है, अब वो क्या है, भ्रूण बन गया। ठीक है, अब भ्रूण बन के अब क्या होगा, भ्रूण धीमे 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 बड़ा होगा शरीर के अंदर में। तो देखिए जब भ्रूण धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेता है तब यह अवस्था गर्भ कहलाती है। अब इसे माँ को देखिए, माँ के पेट में ये देखिए आपको दिख रहा माँ का पेट कुछ बड़ा है, तो बड़े का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भ्रूण था पहले बहुत छोटा था, अब वो भ्रूण क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया है। ठीक, तो जब भ्रूण के धीमे धीमे, अब उसका सर भी बड़ा होगा, उसकी नाक बड़ी होगी, उसके पैर बड़े होंगे, उसके हाथ बड़े होंगे, तो सारे अंग बड़े होते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है, भ्रूण बड़ा होने लगता है और पेट क्या होता है माँ का धीमे धीमे बढ़ने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कि भ्रूण का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, अब ये अवस्था क्या कहलाएगी, हमारी गर्भ। अब हम क्या कहेंगे, माता क्या है, माँ क्या हो गई है, गर्भ से हो गई। ठीक है, तो जब गर्भ में शिशु पूर्ण परिपक्व हो जाता है, अब भ्रूण से धीमे धीमे करके अब वो बच्चा की बनने की, मतलब हम ये कह सकते हैं जब 8.5 महीने या 9 महीने हो गए तब वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, अब जो भ्रूण था बड़ा हो गया, काफी 9 महीने का हो गया। अब जैसे ही वो 9 महीने में कदम रख देगा तैसे ही अब वो बच्चा बनने लगेगा। ठीक है, तब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जब भ्रूण बड़ा हो जाता है गर्भ में, परिपक्व, परिपक्व का मतलब पूरा बिल्कुल विकसित हो जाता है। ठीक है, तब माँ क्या करेगी, उस नवजात शिशु को जन्म देगी। ठीक, तब जब बड़ा हो जाएगा तब माँ उसे जन्म देगी। ठीक है, नवजात शिशु का जन्म नर व मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये बच्चा है मानव का, ये है बच्चा किसका, मानव का। तो ये कैसे बना, जैसे मान लीजिए एक था मेरे पास अंदर और एक था हमारे पास मादा। ठीक, तो इन दोनों के मिलन से यहाँ पर हमें क्या मिला, ये बेबी मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, ये बेबी। तो हम इन दोनों के मिलन से मिला, इन दोनों के मिलन से मतलब हमें ये कह सकते हैं यहाँ से हमें शुक्राणु मिले और यहाँ से हमें अंडाणु मिले। तो इन दोनों के मिलन से, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बेबी बना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं, ये देखो लिखा है कि इसमें क्या होता है, शिशु में माता और पिता दोनों के लक्षण, ये देखिए पिता से हमें शुक्राणु मिला, माता से हमें अंडाणु मिला। तो इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं जो हमारा बच्चा है, इस बच्चे के अंदर में माता और पिता हमें दोनों के लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। यही किताब में SCERT की जो हमारी किताब है विशिष्ट शिक्षा प्रथम, जैसा उसमें कहा गया है वैसे ही मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा देखिए आगे बढ़ते हैं, जरायु। जरायु जो जंतु किसे कहते हैं, अब हम जरायु की बात करते हैं तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायु कहते हैं, जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश है, कुतिया है, गाय है, बकरी है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, जरायु है। ठीक, बकरी वगैरह ये सब क्या है, मनुष्य भाई बच्चे देते नहीं, कोई मनुष्य अंडा तो देता नहीं है, बकरी अंडा तो देती नहीं है। ठीक, कुतिया है, बात करते हैं डॉग प्रजाति, को अंडे तो दी, बच्चे देती हैं। तो बच्चे देने वाले जितने भी जंतु होते हैं उसे हम कहते हैं जरायुज। और अंडेज, अंडेज उसे कहते हैं जिसमें जीव कोई अंडा देता है, पहले अंडा देगा, अंडा से फिर हैचिंग हुई, हैचिंग से फिर उसका बच्चा बनेगा। ठीक है, तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंडेज कहते हैं। जैसे मछली, मछली की बात करते हैं, मछली अंडा देती है, मेढक अंडा देता है, छिपकली अंडा देती है, देखो छिपकली, सर्प अंडा देता है, सर्प अंडा देता है। उसके अलावा पक्षी की बात करते हैं, जैसे कबूतर है। ठीक,
कबूतर है, तोता है, मुर्गी है। मुर्गी क्या है? पक्षी है। तो सब क्या है? अंडे देती है। तो हम इन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों अंडे जंतु। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं हमारे किताब के, यहाँ पर हमारे चैप्टर की लगभग जो थ्योरी थी SCRT को सारी थ्योरी यहाँ पर एंड हो गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो क्वेश्चन हमें लगता है बहुत इजी, आसान से सब बच्चे कर लेंगे। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक होता है प्रजनन। ठीक। निरंतरता का मतलब होता है उसकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है उसकी संख्या कैसे बढ़ेगी, तो प्रजनन से बढ़ती है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक में। भाई मेंढक भी तो अंडे देगा, वो अंडे रिलीज कर देता पानी में। गाय देती नहीं है, मनुष्य देती नहीं, बकरी नहीं देती। तो यहाँ पर मेंढक हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जिसमें एक होगा मेल, यानी कि एक होगा नर और एक होगा मादा। जब नर और मादा दोनों होते तो हम उसे कहते हैं लैंगिक। ठीक है। तो इसमें एक नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा। ये हमारे पास सही ऑप्शन। ठीक है। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है किसी शरीर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर, ये है अंडाणु। ठीक है। तो किसी के शरीर के अंदर ही उस अंडाणु से क्या? शुक्राणु का मिलना, शुक्राणु का जुड़ना। ठीक है। तो इसमें क्या है? मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर ही ये सारा काम होता है। ठीक। अब मादा जननांग। मादा जननांग का मतलब होता है कि मादा जो होती है, मादा के अंदर कौन कौन से जनन। अब वृषण की बात करते हैं, ये नर के होते हैं। ठीक। शिश्न ये नर का लक्षण है। शुक्र वाहिनी ये भी नर का लक्षण है। और गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब जिसमें बच्ची का जन्म होता है, जिसमें बच्चा का भ्रूण पलता है, तो ये मादा वाला लक्षण है। ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का निशान लगाएं और गलत पर गति दें। अमीबा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? नहीं, अमीबा में होता है बाइनरी फिशन, द्विविखंडन द्वारा। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही बात है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है? अरे अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता भैया, निषेचन होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। ठीक है। शुक्राणु नर युग्मक है, बिल्कुल सही बात है भाई, मेल गैमीट है। शुक्राणु क्या है? मेल गैमीट। बात बिल्कुल सही है। अंडाशय से शुक्राणु बनते नहीं, अंडाशय से शुक्राणु नहीं बनते, वृषण से शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। गलत कह रखा है इसका। अब देखिए यहाँ पर मेंढक की बात करते तो मिलान करना है हमें, तो मेंढक के लिए सही मिलान है बाह्य निषेचन। ठीक। मेंढक में क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन। केंचुआ की बात करते हैं तो केंचुआ द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल, हमने पढ़ा नहीं। केंचुआ के अंदर में नर और मादा दोनों लक्षण पाए जाते हैं। शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु के लिए सही बात है मेल गैमीट। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य क्या है? जरायुज, अर्थात बच्चे देने वाला, बच्चे देने वाला। ठीक। अंडाणु की बात करते तो अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। और भ्रूण की बात करते तो भ्रूण का विकास कहां पर होता है? गर्भाशय में। देखिए द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं, जैसे कि केंचुआ और चौ। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो यह केवल एक जनक द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। ठीक। अलैंगिक जनन क्या है? एक जनक द्वारा बने। भाई अमीबा हमारे पास क्या था? एक था, और एक से दो बन गए। ठीक। प्लाज्मोडियम क्या था? मेरे पास एक था, और एक से 50 बन गए। ठीक। तो एक से 50 बने। और लैंगिक जनन क्या है? इसमें दो, ठीक है, इसमें दो जनक अर्थात नर तथा मादा प्रक्रिया के द्वारा होने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसमें नर और मादा दोनों होना क्या है? जरूरी। यहाँ युग्मक नहीं बनते हैं, यहाँ पर नर व मादा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में अलैंगिक, इस प्रक्रिया में संतत कोशिका जनक कोशिका की एग्जैक्ट कॉपी होती है। एग्जैक्ट कॉपी हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कि अमीबा है,
अमीबा को जब आप गौर से देखोगे तो बिल्कुल अमीबा बिल्कुल हूबहू अमीबा जैसा बनता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गन्ना लिया, गन्ना मेरे पास एक है, मान लीजिए एक है मेरे पास बड़ा गन्ना, इस गन्ने के 4 भाग कर दो, चारों भाग करके आप काट दो, एक यहाँ काट दो, एक यहाँ काट दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, तो 4 पेड़ बन जाएंगे हमारे पास बड़े बड़े। ठीक, तो बिल्कुल ये गन्ना जैसा था बिल्कुल वैसे ही हूबहू 4 गन्ना बन गए, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी मतलब हूबहू बिल्कुल वैसा जन जाता, जितने लक्षण यहाँ थे उतने लक्षण मुझे यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल में बात करते हैं तो यहाँ पर संतत कोशिका में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम किसी बच्चे की बात करते हैं, मनुष्य के बच्चे की बात करते हैं, तो मुझे वहाँ पर क्या है कुछ न कुछ उसमें अंतर दिखा, पिता की शक्ल कुछ और है, माता की शक्ल कुछ और है, दोनों की लक्षण मिल करके, तो तीसरा जो हमारा बच्चा है, जो बच्चा को क्या है कुछ न कुछ अंतर हमें देखने के लिए वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी, विभिन्नताएं। विभिन्नता का मतलब होता है वेरिएशन, हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी, वेरिएशन, जबकि अलैंगिक जनन में हमें किसी प्रकार की कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? कुछ जंतु जैसे कि मान लीजिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मनुष्य आदि में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। अंडयुज को उदाहरण से समझाइए। अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, छिपकली है, सर्प है। भाई अंडे जो से कहते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। देखिए बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इस प्रकार के निषेचन में नर व मादा जीव शुक्राणु तथा अंडाणु को जल में विसर्जित करते हैं। तो बाह्य निषेचन वो होता है जहां पर कोई भी अंडाणु है और उस अंडाणु से शुक्राणु क्या मिलेगा, आउटसाइड बॉडी। ठीक, जैसे कि जल में विसर्जित मछलियां हैं, मेढक हैं, ठीक बहुत सारी जीव हैं, तो जल में विसर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार जल में शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में मिलकर के संलित हो जाने जुड़ जाते हैं। ठीक इस प्रकार यह निषेचन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन, जैसे कि मेढक या मछली। अब देखिए मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। भाई मादा है, जैसे मान लीजिए कोई भी, चाहे बकरी है चाहे भैंस है, जिसके पेट के अंदर जहाँ भ्रूण का विकास होता है उसे हम कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे स्त्रियां वगैरह होती हैं तो यहाँ पर होता है। ठीक, तो हमें लगता है कि हमारा चैप्टर यहाँ पर कुछ खत्म हो चुका है, और हमने जो भी कुछ इसका कंटेंट लिया है वो सारा का सारा कंटेंट हमारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर चलने वाली जो बुक्स है उस किताब से हमने सारे के सारे कंटेंट को लेकर के इसमें लिखा है। ठीक, यहाँ पर हमारे पाठ का समापन होता है, और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।